सभी साईं बाबा धाम के सदस्यों, आप सभी को स्पेशल जनरल बॉडी की नोटिस मिली है। नोटिस के हर एजेंडा के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहला उन्होंने लिखा है रिसीव्ड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। अब ये हमारा विषय नहीं है। बिल्डिंग बनाने में उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करता है। ये विषय हमारा नहीं है। अगर उसे बिल्डिंग कंपनी करनी है तो जो भी नियम है सबका पालन करना पड़ेगा। उस तरह की सारी सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी। यानी एजेंडा नंबर 1 हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, उसमें किसी प्रकार की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्डर का कर्तव्य है। एजेंडा नंबर 2, एजेंडा नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 19 तारीख और 30 तारीख के पत्र, इस तरह के 4 पत्र पहले आ चुके हैं। उसमें बिल्डर ने बहुत कमिटमेंट किए हैं, लेकिन कोई भी कमिटमेंट आज तक उसने पूरी की नहीं है। अब हम इस पर कैसे विश्वास करें कि आज जो वो लिख कर दे रहा है उस पर विश्वास किया जाए, क्योंकि सोसाइटी के पास न सिक्योरिटी है, न इंडेमनिटी बॉन्ड है, न रोड विथ का एग्रीमेंट है। आप बताइए किस तरह से इन लेटर पर विश्वास किया जाए। और आज की तारीख में तो ये लेटर में ही क्या गड़बड़ है मैं आपको बताता हूं। 19 तारीख के लेटर में लिखा है कि 7 दिन के अंदर मॉर्गेज डीड हम आपको दे देंगे। आज 11 तारीख हो गया, अभी तक मॉर्गेज डीड रजिस्टर होके नहीं आया है। आईओडी का बात कीजिए, कोर्ट में उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि रीडेवलपमेंट प्रोसेस चालू है और आईओडी आ गई है। आईओडी जो आ गई थी वो अगस्त 14, 2021 की थी, लेकिन 7 महीने के बाद भी फुल आईओडी नहीं आई। सोसाइटी में जब ये बात की गई कि पार्ट आईओडी आई गई है तो बहुत मेंबरों का विरोध रहा कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से 10 फ्लोर तक का आईओडी है तो नहीं चलेगा, हमको फुल आईओडी चाहिए तो ही हम साइन करेंगे। इसीलिए उसने 2 महीने का टाइम मांगा। सोसाइटी ने 2 महीने का टाइम दिया, लेकिन 2 महीने के जगह आज 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद भी आईओडी अभी तक आई नहीं है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि सबसे बड़ा नुकसान बिल्डर को हो रहा है कॉस्टिंग में। 2016 में स्क्वायर फीट 3,000 रुपये था, उसको टोटल 1,50,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया बनाना है, और आज की तारीख में 4,500 रुपया कॉस्टिंग हो गई। यानी 3,000 का 50% बढ़ गया। 3,000 में जो 2016 में बनता था, आज अगर वो बनाएगा तो 4,500 लगेगा। यानी अगर आप हिसाब करें तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 1,500 जो बढ़ गया है, करेंगे तो करीब 22.5 करोड़ रुपया तो बिल्डर को यहीं पे ईश्वर ने नुकसान दे दिया है। उसने भले हमारे मेंबरों को परेशान किया, लेकिन ईश्वर ने भी उसको इसी प्रकार का नुकसान दे दिया। अब सवाल होता है कि ये सब करने के बाद क्या बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा, इस पर आपको सोचना है। अब उसका डेवलपर ने लेटर भेजा है कि हम करेंगे, लेकिन आप सबको एक बात ध्यान में रखना है, इंडेमनिटी बॉन्ड। आप सब मालूम नहीं है कि इंडेमनिटी बॉन्ड है क्या। अब आपको मैं अच्छी तरह शॉर्ट में समझा देता हूं। हम लोगों ने जब टेंडर निकाला तब यूनिक शांति डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड थी। इसने हमें पूछे बगैर यूनिक शांति डेवलपर्स एलएलपी कन्वर्ट कर दिया। कानून के मुताबिक अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है तो पुराने प्राइवेट लिमिटेड की कोई लायबिलिटी रह नहीं जाती, और टेंडर के मुताबिक एलएलपी का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन एलएलपी ने काम करना चालू किया और हमारे सेक्रेटरी साहब चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जब मेरे ध्यान में आकर्षक आया तब मैं कमेटी मेंबर नहीं था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है तो हमने टेंडर दिया प्राइवेट लिमिटेड को, अब एलएलपी को काम कैसे दे सकते हैं। तब हमने एक एडवोकेट तुषार जानी जी को संपर्क किया, जो हमारे सोसाइटी का एडवोकेट था। आज वो नहीं है, क्यों निकाला गया किसी को मालूम नहीं है, किसने निकाला ये भी मालूम नहीं है, मिनट बुक में कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है, क्योंकि नियम के अनुसार इस तरह के प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट और सोसाइटी का एडवोकेट होना अनिवार्य है। अब तकलीफ किधर आ गई कि प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में बनाना था। उसके लिए हम लोगों ने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कराई,
लेकिन उसमें एक शर्त थी। शर्त ये थी कि अगर पार्टनरशिप फर्म एलएलपी को हम देते हैं तो संस्था को एक इंडेमनिटी बॉन्ड ड्यूली रजिस्टर्ड देना पड़ेगा और साथ में सारे पार्टनर हैं उनको भी एक इंडेमनिटी बॉन्ड सोसाइटी के फेवर में देना होगा। ये काम 2016 में ही करना था जब हमने रिजोल्यूशन पास किया कि भाई हम प्राइवेट लिमिटेड की जगह पर एलएलपी को देते हैं, और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कानून के मुताबिक डेवलपमेंट एग्रीमेंट रद्द है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं, यानी इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए तो वो इंडेमनिटी बॉन्ड पार्टनर्स को रिजोल्यूशन पास करके सभी का साइन देके एक कंपनी की तरफ से बॉन्ड सोसाइटी के फेवर में देना है, और ये लिखा हुआ है सप्लीमेंट एग्रीमेंट में, और ये मेन कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को बिल्डर कुछ नहीं करता, सोसाइटी कुछ नहीं करती, तो समझ लीजिए आपका डीए का कोई वैल्यू नहीं है, और आज तक जो भी हुआ है वो 420 केस बनता है। अब दूसरी कंडीशन थी कि सभी पार्टनर चाहे 4 हो या 7 हो, अब दिलीप भाई को मालूम है कौन कौन पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं सभी का इंडिविजुअल इंडेमनिटी बॉन्ड लगेगा। तो उन्होंने क्या किया है कि इंडेमनिटी बॉन्ड की कॉपी मुझे दी, उस कॉपी के अंदर जयेश भाई ने साइन किया। अब मेरे प्रॉपर्टी का गारंटी मेरा स्टाफ या मेरा ऑथोराइज पर्सन दे नहीं सकता है। जब मैंने इस बात को कॉपी मिलने के बाद, एक तो कॉपी मुझे दिया 4 महीना के बाद, और दूसरा कॉपी देने के बाद भी पता चला कि सिर्फ जयेश भाई की साइन है। मैंने कहा कि सभी पार्टनर की साइन चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो इन्होंने पार्टनर से साइन ले ली, लेकिन जो ड्राफ्ट बना हुआ है वो इंडेमनिटी बॉन्ड जैसा ड्राफ्ट नहीं है। ये ड्राफ्ट जो है हमेशा हमारे सोसाइटी के एडवोकेट के थ्रू बनना चाहिए, क्या क्या शर्तें इसमें डालनी चाहिए, उसके बाद सभी पार्टनर का साइन चाहिए, एक एलएलपी कंपनी की तरफ से और एक सभी इंडिविजुअल पार्टनर की तरफ से। अगर ये नहीं मिलता है तो आप समझ लिए ये आपका पीएए टोटली इनवैलिड हो जाएगा। अब आपको कुछ करे या ना करे, मैं कोर्ट में अवश्य जाऊंगा। तीसरा है रोड विथ एग्रीमेंट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जो आपको बताना था पहले तो बता दिया इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में। ये इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब ये है कि सभी पार्टनर और कंपनी अगर उनकी गलती से किसी प्रकार का सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। लेकिन दिलीप भाई ने 2016 से लेकर अभी तक ये इंडेमनिटी बॉन्ड लिया नहीं है, और लिया तो ऑथोराइज पर्सन की साइन थी। जब मैंने जिद की तब पार्टनरों का लिया, और आज का मीटिंग भी ये कब बुलाया गया, लगातार 2 महीने से मैं बोलता हूं कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए, बुलाते नहीं थे। जब मैंने कह दिया कि अगर आप पीएए बिना जनरल बॉडी मीटिंग के बुलाते हो तो सबसे पहले मैं कोर्ट में जाऊंगा, उसीलिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि एटलीस्ट कम से कम उनके दिमाग में बात बैठ गई कि वो इस सोसाइटी के मालिक नहीं है। इस तरह के फैसले हमेशा आम सभा में ही लिए जा सकते हैं। अब देखिए चौथा है 1 फ्री कार पार्किंग टू ऑल 147। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि बड़ी कार पार्किंग सोसाइटी के सदस्य को ही दिया जाएगा। जो कंसेशनल प्लान पास हुआ है उसमें 127 गाड़ियां हैं, जिसमें से 10 गाड़ियां गेस्ट पार्किंग की हैं, 114 बड़ी पार्किंग है, 113 छोटी पार्किंग है। सदस्य हमारे 147 हैं, तो 147 में से 114 को अगर गाड़ी देनी है तो लॉटरी सिस्टम से ही दिया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। बाकी के जो जिनको लॉटरी नहीं लगती है उनको छोटी कार पार्किंग आवश्यकता अनुसार दे दी जाएगी, और जो 70 गाड़ियां हैं वो बिल्डर, फ्लैट और दुकानदार को दे सकता है। टोटल यूनिट 66 हैं, और बेचने वाले जो कार पार्किंग है वो 70 है। ये काम बिल्डर कर सकता है, किंतु बड़ी कार पार्किंग का सवाल है वो सिर्फ सदस्य को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एग्रीमेंट में खास लिखा हुआ है। दूसरा, अगर किसी प्रकार का और इसमें अल्टरनेट आता है तो आप सब जरा सोचिएगा
कि बड़ा कार पार्किंग कैसे दिया जाए। इसमें जो भी फैसला जनरल बॉडी मीटिंग करेंगी, इसमें मेरा समर्थन रहेगा। दूसरा उन्होंने लिखा फुल आईओडी फ्रॉम डेवलपर। कम से कम इस बात की खुशी है, अगर ये सत्य निकले तो फुल आईओडी हमें चाहिए, जिसका प्रीमियम और टीडीआर पूरा पेमेंट होना चाहिए। ये हमारे डीए में लिखा हुआ है। अगर टीडीआर और प्रीमियम के बगैर आप अप्रूवल देना चाहते हैं तो आप दे दीजिएगा, लेकिन तकलीफ पड़ेगी तो 11 से 20 वाले माले वालों को ही पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से 10 पद का तो आईओडी सैंक्शन हो चुका है। अब अगर किसी प्रकार की समस्या आएगी तो आने वाले दिनों में वो 11 से लेकर 20 में हमारे सोसाइटी के जो मेंबर है जिनको फ्लैट अलॉट हुआ है, उनको कल तकलीफ पड़ सकती है। ये मैं आपका ध्यान दिलाता हूं, और इसीलिए कहता हूं कि वो पूरा प्रीमियम कब भरेगा, पूरा टीडीआर कब लेगा, वो उसको राइटिंग में लिख कर देना है। और अगर वो नहीं लेता है तो उसकी सारी डिपॉजिट जब्त कर ली जाए। ये कंडीशन रखना बहुत आवश्यक है। डिस्कशन और मॉर्गेज डीड, अब मॉर्गेज डीड में डिस्कशन का सवाल ही नहीं है। जिस बात में एग्री हो गए, जिसके बात में एमओयू बना दिया गया, जिसमें उसको 1 रुपया घर से देना नहीं है। अगर गारंटी लेने जाएगा तो भी 15 करोड़ 30 का उसको एफडी देना पड़ेगा और कोई प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। ये तो हमारी सोसाइटी के अंदर पहले माले में जो दुकानें बन रही हैं, उसमें से 3600 स्क्वायर फीट मॉर्गेज करके देना है। उसका खर्च क्या है? उसका खर्च यही है कि उसको ड्यूटी भरनी पड़ेगी और उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जो बिल्डर 5% की ड्यूटी नहीं भर सकता है, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं दे सकता है, वो आपका बिल्डिंग कैसे बनाएगा? और मान लीजिए सक्षम है लेकिन देता नहीं है, तो नीयत उसकी सच्ची नहीं है। जिसकी नीयत सच्ची हो कि बनाकर देना है, वो इस तरह की मॉर्गेज डीड के अंदर 3 साल देरी नहीं करता। लेकिन जिसको नहीं बनाना है वो मॉर्गेज डीड नहीं देगा, क्योंकि उसे ड्यूटी भरनी पड़ेगी, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अभी ब्रीफ ऑन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इसमें मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी कह देता हूं। अगर डीए के टर्म्स के अनुसार रजिस्ट्रेशन आम नहीं होता है तो मैं इसके लिए कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा दूंगा। इस विषय पर कमेटी बिल्डर के साथ बात कर ले कि ये कानून है या नहीं। अगर गैर कानून है तो मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं दूंगा। और अंतिम 8 नंबर, डिफिसिट ऑफ 11 लाख इन सोसाइटी फंड। सबसे पहले तो बता दूं कि पिछले 2 महीने में एक भी मीटिंग सेक्रेटरी ने, चेयरमैन ने और ट्रेजरर ने न नोटिस भेजा है, न एजेंडा दिया है, और इस एजेंडा को उन्होंने रखा है। अगर ये एजेंडा पहले कमेटी में डिस्कस किया होता तो ये एजेंडा यहां पर नहीं आता। ये एजेंडा आने के पहले कमेटी मेंबर का, खास करके सेक्रेटरी और सारे ऑफिस बेरर का कर्तव्य है कि वो अभी की अपनी बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है वो लोगों को बताए। अभी कितने रुपए की एफडी पड़ी है, वो पैसा किसका है, आगे हमें खर्च कितना करना है, जब तक वो नहीं बताता तब तक इस पर मैं अपने विचार नहीं दे सकता। क्योंकि बैलेंस शीट में पड़ा हुआ पैसा ये सभी मेंबर का है। अनावश्यक पैसा लेने के लिए अगर इस तरह का एजेंडा डालता है तो मेरा उसका विरोध है, क्योंकि सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर को अपने आप को सोसाइटी का मालिक ना समझे। मैं भी कमेटी मेंबर हूं। कानून के अनुसार वही अधिकार मेरे पास है जो एक सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर के पास है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि आप नोटिस एजेंडा के साथ भेजिए, लेकिन उन्होंने भेजी नहीं और इस तरह का काम करके आज स्पेशल जनरल बॉडी में डाला है जो गलत है। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये इश्यू को पहले कमेटी के सामने रखा जाए, पूरी डिटेल दी जाए, उसके बाद इस विषय पर चर्चा किया जाए। क्योंकि इस तरह से बिना सच बताए पैसा मांगना ये गलत है। क्यों कि मैं अपने केस में बताता हूं कि सबके पास से 300 रुपया नॉन ऑक्यूपेशन चार्ज लेते थे, मेरे को उन्होंने 600 लगाया। और जब मैंने उनके बातचीत की तब आप नहीं मानेंगे, उन्होंने 600 को 300 कर दिया। अब अगर 600 को 300 किया है तो अगर इस तरह का पैसा सभी के पास मांगेंगे कि 11 लाख रुपया डिफिसिट है, क्या है क्या नहीं है, पहले कम से कम सत्य तो लोगों को बताइए।
मुझे डेबिट कर दिया। आप कभी क्या दूसरे का बिल देखने जाते हैं कि दूसरे के बिल में कितना चार्ज हुआ है? मैंने कभी चार्ज देखा नहीं। जो भी बिल आता था मैं भरता रहा। परिणाम ये हो गया कि पता चला कि दूसरे दुकानदार से 300 लेते हैं और मेरे से 600 लेते हैं। ऐसे ही 11 लाख रुपए के डिफिडेंड बताते हैं, सच्चाई हमको बताते नहीं है। इसलिए मुझे पूरा संदेह है कि इसके बारे में सबसे पहले पूरा जांच की जाए, कम से कम कमेटी के सामने रखें पूरी डिटेल के साथ, उसके बाद इस एजेंडा पे चर्चा की जाए। अब इस विषय पर आप सब चिंतन कीजिएगा, गंभीर विषय है और हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर सभी मेंबर को बहुत बड़ी तकलीफ पड़ सकती है। कोई भी फैसला देने से पहले अपनी सेफ्टी को अवश्य देखें और यदि नहीं देखते हैं तो समझ लीजिए को सभी मेंबर को एक दिन रोना पड़ेगा। ज़्यादा विचार ना करते हुए और ज़्यादा बात अब ना करते हुए मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूं, किंतु एक ही आश्वासन दे सकता हूं कि अगर इस स्पेशल जनरल बॉडी में कोई भी इलीगल कार्य हुआ तो मेरी तरफ से बिल्डर और सोसाइटी के अगेंस्ट में FIR कर दी जाएगी। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। बिल्डर के अगेंस्ट में भी FIR होगी और सोसाइटी के अगेंस्ट भी होगी, और व्यक्तिगत रूप से जिन कमेटी मेंबर ने गलत चीज का समर्थन किया है उनको भी मैं एडवोकेट की तरफ से सभी को नोटिस भेजूंगा। मैं ये कार्य करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि शांत तरीके से नियमानुसार और एग्रीड टर्म्स के अनुसार सब काम होवे, किंतु अगर नहीं करेंगे तो मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा मेरी इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि ये 147 लोगों के जिंदगी का सवाल है। अब मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूं और अनुरोध करता हूं कि ये सभी एजेंडा को समझिए और विचार कर अपना निर्णय जनरल बॉडी मीटिंग में दीजिएगा। जय हिंद।